हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर ख़त्म किया था, फर्स्ट और सेकंड। पहला हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग के बारे में। ह्यूमन बीइंग में हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और इसमें जो टॉपिक आपका है, इस टॉपिक में हम लोग पहला पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ना हमको? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमको पढ़ना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सटर्नल के बारे में पढ़ना। फिर इसमें हमको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, फिर हार्मोनल एक्शन। ये हमको पढ़ना है इस वाले टॉपिक में, पूरा हम लोग कवर करेंगे इसको। सेकेंड चीज़ हमको पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन फीमेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल। इसमें भी हमको पढ़ना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, गैमेटोजेनेसिस और हार्मोनल एक्शन। ओके, नेक्स्ट हमको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है, गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। मेल में हम लोग स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे और फीमेल में ओवा के बारे में पढ़ेंगे, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। नेक्स्ट आपका है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसको हम लोग केवल पढ़ेंगे फीमेल में। आगे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, कितने फेज में होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओके, तो आगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट हमको पढ़ना है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसके बाद आपका है पर्च्यूरेशन एंड लैक्टेशन। पर्च्यूरेशन और लैक्टेशन में पढ़ेंगे हम लोग, एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इवेंट, ठीक है। इवेंट क्या क्या होता है किसमें? रिप्रोडक्शन में। तो आइए उसको देख लेते हैं कौन कौन सा इवेंट होता है। ये जो आपका इवेंट है, सबसे इसमें पहला कौन सा है? गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में हम लोग मेल और फीमेल दोनों का गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है? गैमेट तो बन गया मेल का भी और फीमेल का भी। अब जो ह्यूमन बीइंग का जो केस है, इसमें क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है? ट्रांसफ़र करता है, और ये ट्रांसफ़र करके कहाँ जाएगा? फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में, ठीक है। तो हमारे बॉडी से निकल के वो कहाँ गया? फीमेल जेनाइटल ट्रैक में। तो ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक इज नोन एज इंसेमिनेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इवेंट है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चला गया, अब जाएगा कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में, और वहाँ पे क्या होगा? इन दोनों का फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट अपन लोग पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। अब हमने फ्यूजन पढ़ लिया, मतलब फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट बना जाइगोट, उसके बारे में हमको पढ़ना है, इनका डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। इम्प्लांटेशन पढ़ना है। ये इम्प्लांट होगा कहाँ पे? यूट्रस में जाके। और इम्प्लांटेशन के बाद हमको पढ़ना है गेस्टेशन, मतलब अब ये इम्प्लांट तो हो गया, अब इसका धीरे धीरे क्या होगा? डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमको पढ़ना है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? गेस्टेशन पीरियड। टोटल हम लोग 9 मंथ के बारे में जो भी इवेंट होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमको पढ़ना है पर्च्यूरेशन। पर्च्यूरेशन में क्या? डिलीवरी ऑफ बेबी। जब पूरा 9 मंथ का इवेंट खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा? पर्च्यूरेशन, फीमेल फीटल इजेक्शन, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी। एक लास्ट में आपका है लैक्टेशन। लैक्टेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस भी देखेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी देखेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी देखेंगे और एक्सटर्नल चेंजेस भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। यह है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। इसमें देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें हमको पढ़ना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर कौन कौन सा होता है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी, और जो इनडायरेक्ट करेगा, जो बाहर से सपोर्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर। एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेज होता है, कौन कौन सा बॉडी के बाहर जो है एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर है, उसके बारे में हमको डिस्क्राइब करना है। फिर लास्ट में हमको पढ़ना क्या, गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्पर्म का डिस्कवर किसने किया था और ये जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये किस ब्रांच में आता है। फिर ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनका डेवलपमेंट कहाँ होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विथ द स्टडी ऑफ ऑल दोज प्रोसेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब ये कि एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग वो चीज़ देखेंगे जो एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम जो भी प्रोसेस हुआ उसके बारे में हमको सारा इवेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि स्पर्म, ठीक है, स्पर्म सब लोग नाम सुना होगा। स्पर्म का जो डिस्कवरी था किसने किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, स्पर्म का डिस्कवर किया था। तो ये आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, इसे जनरल नॉलेज के लिए आपको मैंने बता दिया। ये चीज़ आपको याद रखना है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन के बारे में आपको ये जानना है कि एक्चुअली जो मेल या फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट कहाँ होता है, और जब प्यूबर्टी आती है, जब डिलीवरी के बाद इनका ओरिजिन क्या होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे जो सेक्स ऑर्गन है उनका जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। कहाँ होता है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। इसमें हम लोग देखेंगे टेस्टिस का डेवलपमेंट और ओवरी का डेवलपमेंट। टेस्टिस भी इंट्रा यूटेराइन लाइफ के दौरान ही डेवलपमेंट इनका, मतलब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसी टाइम टेस्टिस का भी डेवलपमेंट होता है और ओवरी का भी डेवलपमेंट होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा जर्म लेयर। ठीक है, जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है वहाँ पे 3 जर्म लेयर बनता है। कौन कौन सा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। वहाँ पे आपको मेसोडर्म, देखिए यहाँ पे मेसोडर्म दिया हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, देखिए कई बार ये कंपटीशन में पूछा भी गया है कि बताइए जो सेक्स ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट कौन से जर्म सेल से होता है, तो आपको बताना है मेसोडर्म से। किससे होता है, मेसोडर्म से। नेक्स्ट है आपका द डेवलपमेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेवलपमेंट इनका हो जाता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम में। ठीक है, टेस्टिस क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी से क्या होता है, बाहर आ जाता है, मतलब एब्डोमेन से या बॉडी सिस्टम से पूरा, मतलब समझ लीजिए कि बाहर आ जाता है। ठीक है, डाउन इनटू द स्क्रोटल सेक। हमारे बॉडी के बाहर एक स्क्रोटल सेक है एब्डोमेन के जस्ट आउटसाइड, उसमें टेस्टिस क्या होता है, आ जाता है, लेकिन ओवरी वहीं एब्डोमेन कैविटी में ही रहता है। इतनी बात समझ में आई। तो अगर आपसे डेवलपमेंट पूछा जाए तो आपको बताना है इंट्रायूट्राइन लाइफ एंड एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, अब पूछा जाए कि टेस्टिस क्या परमानेंट एब्डोमेन में ही रहता है,
तो नहीं। जब बेबी का या जो मेल चाइल्ड है उसका जब डेवलपमेंट होता है तो जैसे वो फीमेल बॉडी से बाहर आता है, जैसे उसका मैच्योरेशन होता है, ठीक है। तो मैच्योरेशन के टाइम कुछ टाइम बाद जो उसका टेस्टिस होता है वो इंग्वाइनल कैनाल एक होता है, आगे मैं आपको डिस्कशन करूंगा उसके बारे में। इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू वो स्क्रोटल सैक में आ जाता है, क्योंकि इसका कंडीशन ये है कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, 2 से 3 डिग्री कम रहता है। किसी किसी चाइल्ड में क्या होता है कि वो एब्डोमेन कैविटी में ही रह जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म। ये देखिए नीट में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, कि क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, तो आप लोग बोलेंगे अनडिसेंडिंग टेस्टिस, ठीक है। तो अब बता लोगे ना कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन कहाँ होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखते हैं हम लोग इसके बारे देखते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक्चुअली है क्या। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमको देखना है टेस्टिस के बारे में। एक्चुअली जो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, टेस्टिस, ठीक है। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस शेप ओवल शेप होता है, लेंथ इसकी होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड इनका जो विथ होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। टेस्टिस इज अ मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड हैव 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होता है, ठीक है। उस कंपार्टमेंट को हम लोग एक सिंगल कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और उस टेस्टिकुलर लोब्यूल के हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या होते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल। क्या होते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए एक टेस्टिस के अंदर कितना सेमनीफेरस टिब्यूल होता है, तो अगर एक टेस्टिस के अंदर 250 क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, तो अगर सेमनीफेरस टिब्यूल की बात करें तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या है, सेमनीफेरस टिब्यूल है। तो ये लगभग 250 से 715 सेमनीफेरस टिब्यूल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लोकेशन पूछता है, टेस्टिस का लोकेशन पूछता है। तो अभी मैंने आपसे पीछे बोला कि ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, स्क्रोटल से एक पाउच होता है उसके अंदर, ठीक है। तो एब्डोमिनल स्क्रोटल जस्ट एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटम होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर नहीं, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ये बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा लो करके मेंटेन रखता है, ठीक है। कितना, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। नेक्स्ट आपका है टेस्टिस इनक्लोज बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग देखेंगे 3 लेयर होता है, ठीक है। ट्यूनिका वास्कुलोसा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और एक और होता है, वो तीनों लेयर हम लोग बना के उसको डिटेल में देखेंगे। अब देखिए टेस्टिस, ये तो हमने जान लिया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब टेस्टिस के पास 2 टाइप का सेल होता है, ठीक है। एक होता है लीडिंग सेल और एक होता है सेमनीफेरस टिब्यूल। सेमनीफेरस टिब्यूल तो हमने देख लिया। लीडिंग सेल का काम क्या है, ये सिंथेसिस करता है एंड सिक्रीट करता है क्या, टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, सॉरी टेस्टोस्टेरोन। क्या बोल सकते हैं इसको, टेस्टोस्टेरोन। तो ये आपका किसका काम है, लीडिंग सेल का, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेमनीफेरस टिब्यूल। तो सेमनीफेरस टिब्यूल का काम क्या है, ये एक्चुअली मेन काम इसका है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और इस सेमनीफेरस टिब्यूल के पास 2 टाइप की सेल होती है, कौन कौन सी, एक होती है मेल जर्म सेल और दूसरी होती है सर्टोली सेल। तो जो मेल जर्म सेल होता है एक्चुअली यहीं से क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्म का। इसको यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जहाँ से एक्चुअली स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है।
और कैसे होता है, मियोटिक डिवीजन के थ्रू। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट आपका है सर्टोली सेल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं नर्व सेल। अब देखो नर्व सेल हमने क्यों बोला, ठीक है, क्योंकि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट में बताइए जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा था तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन को कौन नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था, वहाँ पे हम किसको नर्व सेल बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं, टैपिटम को। इतनी बात समझ में आ रही है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा उसको हम नर्व सेल बोल सकते हैं। तो वहाँ पे क्या था, टैपिटम, ठीक है। और एक चीज़, ये जो सर्टोली सेल है ये एक तरह का फैक्टर रिलीज करती है जिसका नाम है इनहिबिन। क्या नाम है, इनहिबिन। ये आपको याद रखना, ये नीट में क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। तो इनहिबिन का काम क्या है, जब एक्सेस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ये मान लीजिए सर्टोली सेल है और इसके पास इनहिबिन रिलीज हुआ, कब, जब एक्सेस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, तो ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को निगेटिव फीडबैक देगा। तो निगेटिव फीडबैक जैसे देगा तो वो क्या करेगा, एलएच और एफएसएच का फॉर्मेशन क्या करेगा, कम कर देगा। समझ में आया। जब एलएच और एफएसएच का फॉर्मेशन कम करेगा तो ये हमारे किस पे काम नहीं करेंगे, सर्टोली सेल पे। जब सर्टोली सेल पे काम नहीं करेंगे तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इनहिबिन के बारे में आपको याद रखना, ये नेगेटिव फीडबैक देता है, कब, जब एक्सेस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आगे हम लोग देखेंगे हार्मोनल एक्शन में, इसको हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आपको निगेटिव फीडबैक देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, क्योंकि पिट्यूटरी भी 3 टाइप की होती है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे मैक्सिमम हार्मोन सीक्रेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हमने प्राइमरी देखा, प्राइमरी में क्या था, टेस्टिस था, ठीक है। टेस्टिस के पास 2 टाइप के सेल थे, कौन कौन से, एक लीडिंग सेल और एक सेमनीफेरस टिब्यूल। सेमनीफेरस टिब्यूल का भी अपने पास 2 टाइप का सेल था, पहला था प्राइमोडियल जर्म सेल, ठीक है, और दूसरा क्या था, सर्टोली सेल। जो प्राइमोडियल जर्म सेल था वो प्रोडक्शन कर रहा था किसका, स्पर्म का। सर्टोली सेल प्रोडक्शन तो कर ही रही थी, साथ में ये फैक्टर भी रिलीज कर रही थी। और एक चीज़ और, ये इम्यून सेल से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि सर्टोली सेल खुद क्या, एक माइक्रोफेजेस सेल है जो स्पर्म को क्या करती है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है। और दूसरा काम इसका ये, हमने बोला माइक्रोफेजेस सेल, तो ये क्या करती है कि जो डेड स्पर्म होता है, सॉरी, ये इसको क्या करती है, खा जाती है, ठीक है। तो एक तरह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रोफेजेस सेल। और ये प्रोटेक्ट करती है किससे, इम्यून सेल से, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमको देखना है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और पेनिस। इसके बारे में हमको देखना है। पेनिस को हम लोग और बोल सकते हैं क्या, आल्सो नोन एज कॉपुलेटरी ऑर्गन। क्या बोल सकते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन। अब देखो इसमें हमको एक चीज़ और पढ़ना है, एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमको पढ़ना है एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड। तो अभी आगे हम उसको बताएंगे। नेक्स्ट आपका है इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म बाय सिंपैथेटिक सिस्टम। अब देखो हमारे ब्रेन सिस्टम में 2 टाइप का सिस्टम होता है, ठीक है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो ये जो स्पर्म का इजैकुलेशन होता है वो कैसा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है। आगे है हर एक इजैकुलेशन में 3 ml स्पर्म का इजैकुलेशन होता है, ठीक है। और हर क्या बोलते हैं, इसमें लगभग आपको 2 to 3 मिलियन स्पर्म सेल मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इस कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और पेनिस। ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए सेमाइनल वेसिकल डायग्राम में ये दिया हुआ है, ये आपका, ये किसी में भी नहीं जाएगा, वो अलग पार्ट है। जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा।
प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, ये आपका एपिडिडाइमिस और टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, ये रेक्टम अलग पार्ट है, और ये आपका सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पेनिस के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है, एक चीज़ आपको याद रखना है कि हम लोगों का जो प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद वाला सिस्टम होता है यूरिथ्रा, वहाँ से स्पर्म और यूरिन दोनों एक ही किस में आता है, पाइप में आता है। ठीक है, लेकिन फीमेल के अंदर ये दोनों सिस्टम क्या अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसमें कितने टाइप के कैविटी होते हैं। पहला आपका है कार्पस कैवर्नोसा, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये आपका क्या है, कार्पस कैवर्नोसा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कार्पस स्पंजियोसा। ठीक है, तो अगर देखो इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि बताइए जो यूरिन और स्पर्म जब इजैकुलेट होता है तो इन दोनों में से किससे इजैकुलेट होता है, कार्पस कैवर्नोसा से या कार्पस स्पंजियोसा से? तो किससे आप बताओगे, कार्पस स्पंजियोसा से। ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं और आर्टरी हैं। ठीक है, ये दोनों ब्लड वेसल्स और आर्टरी, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ ब्लड वेसल्स और आर्टरी। तो इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट कौन कौन सा? पहला रेटिटेस्टिस, सेकेंड आपका वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया और यूरेथ्रा। ये आपको सीरीज याद रखना ऐसे। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जो स्पर्म का जो वे होता है जहाँ से फॉर्मेशन होता है और पूरा फाइनल यूरेथ्रा तक जाता है उसका वे क्या है, ऐसे सीरीज पूछ लेता है। तो सबसे पहले आपको बताना रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया और यूरेथ्रा। रेटिटेस्टिस की बात करें तो ये एक नेटवर्क टिब्यूल है। क्या है? नेटवर्क का टिब्यूल है। ठीक है, फ्यूज टू फॉर्म, ये आगे चल के फ्यूज होता है और बनाता क्या है, 10 to 20 डिफरेंट डक्ट्यूल्स बनाता है। और वो डक्ट्यूल्स कहाँ जा खुलते हैं, वास डिफरेंशिया में। कहाँ जा खुलते हैं, वास डिफरेंशिया। अब एपिडिडाइमिस के बारे में आपको याद रखना है, इसका 3 पार्ट होता है। पहला है कैपुट, सेकंड है कार्पस, थर्ड है काउडा। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, सीरीज अगर मान लो ऑप्शन दे दिया इसी तरह से तो आपको फर्स्ट नंबर पे इसको रखना है, सेकंड पे इसको और थर्ड पे इसको रखना है। फर्स्ट आपका है कैपुट, सेकंड आपका है कार्पस, थर्ड आपका है काउडा। तो ठीक है, रेटिटेस्टिस बता लोगे क्या है, नेटवर्क ऑफ टिब्यूल है जो फ्यूज होके 10 to 20 डिफरेंट डक्ट्यूल्स बनाता है, वास डिफरेंशिया बनाता है। ठीक है, फिर एपिडिडाइमिस 3 पार्ट में डिवाइड है, कैपुट, कार्पस और काउडा। नेक्स्ट आपका है वास डिफरेंशिया, ये एक पेयर होता है। नेक्स्ट आपका है यूरिथ्रा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कॉमन पैसेज ऑफ स्पर्म एंड यूरिन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एसेसरी ग्लैंड। तो एसेसरी ग्लैंड में आपको देखना है, पहला आपका सेमाइनल वेसिकल, सेकंड आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड आपका है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या बोल सकते हैं, काउपर्स ग्लैंड। पहला हम लोग देखते हैं ए पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, ये एक पेयर होता है, ये बनाता है 60 to 70% ऑफ सीमेन। जो सीमेन आपका होता है उसका 60 से 70% पार्ट कौन बनाता है, सेमाइनल वेसिकल। इसके अंदर प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज। ठीक है, और ये करता क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्यूल टू स्पर्म, ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर क्या होता है, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रेट, इनोसिटॉल एंड सम प्रोटीन आर फाउंड। अगर मैं आपसे बात करूं कि इनोसिटॉल एक जगह और पाया जाता था, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, वहाँ पे था प्लांट के अंदर जब पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन हो रहा था वहाँ पे भी ये इनोसिटॉल प्रेजेंट था। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक सिंगल होता है
और ये यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे ही होता है जहाँ से यूरेथ्रा आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये 30% रेस्ट ऑफ अमाउंट सीमेन का कौन बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, 30% पार्ट ऑफ सीमेन। ये कैसा होता है, मिल्की, थिक एंड स्टिकी होता है एंड हेल्प इन स्पर्म एक्टिवेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि स्पर्म के एक्टिवेशन में कौन हेल्प करता है, तो किसको बताओगे, प्रोस्टेट ग्लैंड को, ठीक है। नेक्स्ट आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं काउपर्स ग्लैंड। इसका काम है इट्स हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पूरा याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये देखो पूरा बेसिक था, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक था नहीं, ये पूरा बेसिक था। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि कौन सा ग्लैंड कहाँ होता है और कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज तक यहीं बस, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।